तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक कोठारी कमीशन पर बात करेंगे। यह हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद का पहला ऐसा कमीशन था जो कि समग्र शिक्षा रिफॉर्म पर काम किया। इस कमीशन से पहले 3 कमीशन बने थे, लेकिन वो जो कमीशन थे वो एजुकेशन के इंडिविजुअल सेक्टर्स जैसे स्कूली एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन या हायर एजुकेशन के रिफॉर्म पर बनाए गए थे। लेकिन यह पहला कमीशन था आज़ादी का जो कि एजुकेशन के समग्र क्षेत्र को विस्तृत रूप से स्टडी करने के बाद उसमें रिफॉर्म के लिए सुझाव दिया। तो आज हम देखते हैं कि इस कमीशन की खासियत क्या-क्या थी और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या-क्या थे। तो इस कमीशन की गंभीरता को आप इसी लाइन से देख सकते हैं। इस कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट का जो कोड था कि द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग सेव्ड इन हर क्लासरूम्स। मतलब कि देश का भविष्य हिंदुस्तान के क्लासरूम में शेप किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। मतलब हिंदुस्तान का भविष्य देश के क्लासरूम से निकल के आगे बढ़ता है। और इस कमीशन के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे जिन पर बेस्ड ये रिपोर्ट स्टडी की गई, वो थे इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, promoting social and national integration, education and modernization, developing social, moral and spiritual values। तो देश की आज़ादी का यह 4th कमीशन था, लेकिन समग्र शिक्षा का फर्स्ट कमीशन था। इस कमीशन के जो चेयरमैन थे डॉक्टर डी.एस. कोठारी जी थे, जो कि उस टाइम के एजुकेशनिस्ट और साइंटिस्ट थे। इसीलिए डी.एस. कोठारी जी के नाम पर एक स्कॉलरशिप सरकार के द्वारा पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए दी जाती है, जो कि साइंस क्षेत्र में बच्चे अपने रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं। तो डी.एस. कोठारी जी उस टाइम के यूजीसी के चेयरमैन थे, जो कि यूजीसी के 6th चेयरमैन थे। यूजीसी के फर्स्ट चेयरमैन डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी थे, जो जिनका कार्यकाल 1953 से 1955 के बीच में रहा। और इस टाइम के करंट चेयरमैन यूजीसी के हैं डॉक्टर डी.पी. सिंह, जो 2018 से काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक के जो भी यूजीसी के चेयरमैन हुए, उनमें सबसे लंबा कार्यकाल डी.एस. कोठारी जी का रहा। तो हम देखते हैं कि ये जो कमीशन है, इसका गठन कब किया गया। तो इस कमीशन का गठन 14 जुलाई 1964 को किया गया। और जब इस कमीशन का गठन किया गया तो उस टाइम देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे और देश के शिक्षा मंत्री एम.सी. चावला जी थे। लेकिन इस कमीशन ने अपना काम स्टार्ट किया 2 अक्टूबर 1964 से, क्योंकि हमें पता है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है। और गांधी जी का एक सपना था कि देश एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़े और देश के हर नागरिकों को एजुकेशन प्रदान किया जाए। इसलिए उनके जन्मदिन पर इस आयोग ने अपना काम करना स्टार्ट किया। और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966 को सबमिट की। और उस टाइम देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और देश के शिक्षा मंत्री एम.सी. चावला जी थे। तो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट एजुकेशन मिनिस्टर एम.सी. चावला जी को 29 जून 1966 को सबमिट की। और
ये जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट में कुल 287 पेज थे और इस रिपोर्ट का नाम दिया गया एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जिससे देश का सतत विकास संभव है। इसलिए इस रिपोर्ट का एक खास नाम एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट दिया गया। इस बात पर फोकस करना कि कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कोठारी कमीशन ने जो रिपोर्ट सौंपी थी, उस रिपोर्ट का नाम क्या था। इस कमेटी में कुल 17 मेंबर्स थे और इन 17 मेंबर्स में 6 मेंबर बाहरी कंट्री के थे, जिनमें यूएसए, यूके, यूएसआरआर जो इस टाइम रसिया है, जापान और फ्रांस के एजुकेशनिस्ट थे, जिन्होंने इस कमेटी में काम किया। और इस कमेटी ने देश और विदेश की शिक्षा नीति को बहुत गंभीरता से अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस कमेटी के जो मेंबर सेक्रेटरी थे, उनका नाम जेपी नायक जी था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इस कमेटी ने लीगल और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर बाकी सारे एजुकेशन क्षेत्र को डीपली स्टडी करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट के जो कुछ सुझाव थे, रिकमेंडेशंस थे, वो इस प्रकार थे। इस कमेटी का सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था, वो था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इस कमेटी ने सुझाव दिया कि देश के हर बच्चे को, जिनकी उम्र 6 साल से 14 साल के बीच में है, उनको एक कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाए और वो एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, क्योंकि उस समय देश की स्थिति ऐसी नहीं थी कि देश के जो बच्चे, जो युवा थे, उनके माँ बाप इतने सक्षम नहीं थे कि वो बच्चों को पढ़ा सकें। इसलिए इस कमीशन ने सुझाव दिया कि देश के हर बच्चे को, जिनकी उम्र 6 साल से 14 साल के बीच में है, उनको फ्री एजुकेशन दिया जाए और कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाए, ताकि कोई बच्चा छूट ना पाए। क्योंकि जब तक बेसिक एजुकेशन नहीं दी जाएगी, तब तक जो है देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, देश विकास नहीं कर पाएगा, देश की इकोनॉमिक स्थिति सुधर नहीं पाएगी। तो 6 से 14 साल के बच्चे, मतलब ये है कि देश के हर नागरिक को फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक की एजुकेशन जो है फ्री दी जाए और इसमें सारे देश के जो भी क्षेत्र के बच्चे हैं, जिस भी इकोनॉमिक या सोशली कंडीशन के बच्चे हैं, उन सारे बच्चों को इस एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व किया जाए और उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। इसके लिए इस कमीशन ने एक सुझाव दिया और उस सुझाव का नाम था कॉमन एंड नेबर स्कूल सिस्टम। नेबर स्कूल सिस्टम मतलब कि किसी बच्चे के 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल स्टेब्लिश किए जाए। प्राइमरी स्कूल मीन्स फर्स्ट टू 8th क्लास तक के स्कूल जो है स्टेब्लिश किए जाए और उस बच्चे के 3 किलोमीटर के दायरे में एक सेकेंडरी स्कूल हो, जहां पर बच्चा 9 से 12th की एजुकेशन ग्रहण कर सके। क्योंकि उस टाइम देश में व्हीकल्स इतने नहीं थे
न तो साइकिल की व्यवस्था थी गरीब परिवार के पास में। इसलिए इस कमीशन ने सुझाव दिया कि जब तक बच्चे के पास में कोई स्कूल नहीं होगा तब तक वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है। इसलिए इस कमीशन ने सुझाव दिया कि हर एक परिवार के 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए और 3 किलोमीटर के दायरे में एक सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, जहां पर कि बच्चा अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन ग्रहण कर सके। इसके अलावा इस कमीशन ने एक सुझाव दिया कि हर 10 प्राइमरी स्कूल के लिए एक सेकेंडरी स्कूल हो जो उनको जो है मॉनिटर कर सके, जो उनका मेंटर स्कूल होगा और जो भी प्राइमरी स्कूल होंगे इनकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उन प्रॉब्लम्स को वो सेकेंडरी स्कूल जो सॉर्ट आउट करेगा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड समस्या पैदा ना हो पाए। इसके अलावा इस कमीशन ने 10+2+3 पैटर्न का सुझाव दिया। इसके पहले देश में कई एजुकेशन पैटर्न्स लागू थे, तो इस कमीशन ने एक सुझाव दिया कि देश के हर कोने में एक ही एजुकेशन सिस्टम लागू होना चाहिए, एक ही सिलेबस होना चाहिए और एक ही पैटर्न पर एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो इस कमीशन ने सुझाव दिया कि देश के हर नागरिक को 10+2+3 पैटर्न पर जो एजुकेशन दिया जाए, मतलब कि उनकी एक बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए जो कि 10 ईयर की होगी। और जैसा हमने बताया कि बच्चे की जो फर्स्ट क्लास की एजुकेशन होगी, फर्स्ट क्लास में बच्चा तब एडमिशन लेगा जब उसकी एज जो है 6 ईयर की होगी। तो एक तरीके से इस कमीशन ने एजुकेशन सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक प्राइमरी एजुकेशन, एक सेकेंडरी एजुकेशन और एक हायर एजुकेशन। इन्होंने सुझाव दिया कि प्राइमरी जो एजुकेशन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए, एक प्री प्राइमरी स्कूल और एक हायर प्राइमरी स्कूल। तो प्री प्राइमरी स्कूल के लिए इन्होंने 1 से 3 साल के एजुकेशन का सुझाव दिया कि वो बच्चे जिनकी एज 6 साल से कम है उनको 1 से 3 साल का जो है प्राइमरी एजुकेशन दिया जाए, प्री प्राइमरी एजुकेशन दिया जाए, जिसमें बच्चों की किताबी नॉलेज से परे उनको गेमिंग सिस्टम के थ्रू जो है एजुकेशन दिया जाए। और उसके बाद जब बच्चा 6 साल का हो जाए तो उसको फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिलाया जाए और वो उसके बाद 10 साल तक बेसिक एजुकेशन ग्रहण करेगा, मतलब कि फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक वो जो है बेसिक एजुकेशन ग्रहण करेगा। और उसके बाद 2 साल के लिए मतलब कि 11th और 12th क्लास में जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन ग्रहण करेंगे। इसको नाम दिया गया सेकेंडरी एजुकेशन। और इसी एजुकेशन में इस 2 ईयर का जो एजुकेशन होगा, इसी एजुकेशन में स्ट्रीम डिवाइड किया गया कि बच्चा जो है कुछ स्ट्रीम में से कोई एक स्ट्रीम जो है चूज करेगा और उस स्ट्रीम का नाम दिया गया साइंस, आर्ट या इकोनॉमी। या तो बच्चा बीकॉम कॉमर्स साइड में जाएगा, या तो बच्चा साइंस साइड आप करेगा, या तो बच्चा आर्ट साइड आप करेगा। तो उस टाइम साइंस साइड सबसे कठिन माना जाता था, जबकि कॉमर्स उससे टफ और कॉमर्स उससे सिंपल और सबसे सिंपल आर्ट साइड माना जाता था। इसलिए मैक्सिमम बच्चे जो है आर्ट साइड ग्रहण करते थे। लेकिन जो 10 ईयर की बेसिक एजुकेशन थी, इस एजुकेशन में जो लोअर सेकेंडरी था, अब इसमें भी सेकेंडरी एजुकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक
लोअर सेकेंडरी और एक हायर सेकेंडरी। लोअर सेकेंडरी 9th और 10th क्लास को बोला गया, जबकि 11th और 12th क्लास को हायर सेकेंडरी बोला गया। तो जो हायर सेकेंडरी करते थे वो जो है 11th एंड 12th क्लास करते थे, और जो लोअर सेकेंडरी एजुकेशन पास करते थे 9th और 10th पास करते थे। तो ये बेसिक जो एजुकेशन था इसमें जो है साइंस साइड को कंपल्सरी किया गया, जबकि ये 2 ईयर का जो एजुकेशन जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, इस एजुकेशन में एक छूट दी गई कि आप 3 स्ट्रीम में साइंस, आर्ट या कॉमर्स में से कोई एक जो है स्ट्रीम आप जो है ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद 3 साल का जो है हायर एजुकेशन, इसमें आप ग्रेजुएशन बोल सकते हैं, ग्रेजुएशन सिस्टम लागू किया गया, जो कि जो है यूनिवर्सिटी से जो है किसी यूनिवर्सिटी से ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन 10+2 जो एजुकेशन था ये जो है किसी भी स्टेट बोर्ड से जो है ग्रहण कर सकते थे। तो 10+2 के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल थी, जबकि जो 3 ईयर की एजुकेशन ग्रेजुएशन सिस्टम था उसके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल थी। बार बार इसमें जो है चेंजेस किए गए, और 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई, जिसमें 10+2 का जो सेकेंडरी तक की एजुकेशन थी, इस एजुकेशन को 5+3+3+4 में डिवाइड कर दिया गया। मतलब कि जो 12 ईयर की एजुकेशन थी इसको जो है 15 ईयर की एजुकेशन में जो है डिवाइड कर दिया गया। लेकिन 10+2 जो एजुकेशन था वो जो 6th ईयर से स्टार्ट होता था। 6 साल का बच्चा जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेगा और जब उसकी एज जो है 18 ईयर होगी तब वो जो है 12th क्लास जो है पास कर सकता है। लेकिन इसकी जो मिनिमम एज थी 6 से 18 ईयर थी सर। लेकिन 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम में क्या किया गया कि यहाँ पर अब जो स्टार्टिंग एजुकेशन होगी वो जो है 3 ईयर से स्टार्ट होगी। 3 ईयर का बच्चा जो है 5 साल का जो है फाउंडेशन कोर्स करेगा, मीन्स की इनमें जो है 3 साल के लिए जो है एक तरीके से जो है तो बेसिक फाउंडेशन कोर्स होगा, और जो है फर्स्ट और सेकंड क्लास का जो है एक तरीके से प्री प्राइमरी होगा। और उसके बाद जो है 3 साल के लिए मतलब कि 3rd क्लास टू 5th क्लास में बच्चा एडमिशन लेगा, और उसको नाम दिया गया प्रिपरेटरी क्लास। और फिर नेक्स्ट 3 ईयर के लिए मीन्स की 6th to 8th क्लास जो है 3 साल का जो है फिर एक कोर्स करेगा, उस कोर्स का नाम दिया गया मिडिल स्टेज। और फिर 4 साल का एक कोर्स करेगा जिसको 9th to 12th क्लास बोला गया, और उसको बोला गया सेकेंडरी स्टेज। तो इस तरीके से जो 10+2 एजुकेशन सिस्टम था उसको जो है 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें कि 3 ईयर का जो है बेसिक फाउंडेशन कोर्स होगा जो कि 2nd क्लास तक चलेगा, फिर 3rd एंड 5th क्लास, उसके बाद 6th एंड 8th क्लास, देन 9th एंड 12th क्लास। 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन के बाद इस कमिटी ने एक और इम्पोर्टेंट सुझाव दिया, 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो बहुत जगह पूछा जाता है 3 लैंग्वेज फार्मूला किस कमिटी ने सजेस्ट किया था। 3 लैंग्वेज फार्मूला कोठारी कमिटी ने सजेस्ट किया था। इस सजेशन के अकॉर्डिंग देश के जो स्टेट थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट और दूसरा नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। और इन सारे स्टेट में 3 लैंग्वेज सिस्टम लागू किया गया कि हर नागरिक को जो है कम से कम जो है 3 लैंग्वेज जो है पढ़ने होंगे, जिनमें जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे उनमें फर्स्ट लैंग्वेज एज ए हिंदी होगा, सेकंड लैंग्वेज एज ए इंग्लिश होगा, और थर्ड लैंग्वेज एज अ मॉडर्न लैंग्वेज होगा, जिनमें कोई भी एक साउथर्न लैंग्वेज हो सकता है या कोई अदर लैंग्वेज हो सकता है। और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे उनको जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी उनको उनका रीजनल लैंग्वेज होगा,
जो भी उनकी मदर टंग लैंग्वेज होगी वो लैंग्वेज पढ़ेंगे। सेकंड लैंग्वेज के रूप में वो इंग्लिश पढ़ेंगे और थर्ड लैंग्वेज के रूप में वो हिंदी पढ़ेंगे। तो एक तरीके से जो है हिंदी को यहाँ पर फोकस किया गया कि हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए जिसको कि सारे स्टेट के जो है स्टूडेंट्स पढ़ें, जिससे कि आपस में जो कम्युनिकेशन गैप है कम्युनिकेशन गैप को दूर किया जा सके और उनकी अंडरस्टैंडिंग आपस में जो है बढ़ाई जा सके। क्योंकि हिंदुस्तान में लैंग्वेज का जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इस डाइवर्सिटी को रिमूव करने के लिए इस कमीशन ने सुझाव दिया कि देश में 3 लैंग्वेज सिस्टम लागू किया जाए और हर स्टूडेंट्स को 3 लैंग्वेज जो है पढ़ना कंपल्सरी किया जाए, जिनमें हिंदी भी मेन होगा, एक कॉमन लैंग्वेज होगा, साथ साथ में इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज होगा। तो इंग्लिश को एज ए कम्युनिकेशन लैंग्वेज बनाया गया ताकि जो है बच्चे इंडिया के साथ साथ में बाहर का जो भी कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है उसको भी कम्पीट कर सकें। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम का सुझाव दिया गया, अब इसके लिए फंड कहाँ से आएगा? तो फंड को रेज करने के लिए इस कमीशन ने सुझाव दिया कि देश की जो भी जीडीपी है, जो भी नेशनल इनकम है, उस नेशनल इनकम का 6% जो है एजुकेशन पर खर्च किया जाए। तो ये बहुत पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कमीशन था जिसने 6% ऑफ जीडीपी का इनकम सजेस्ट किया था जो कि एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा। तो कोठारी कमीशन ने 6% ऑफ जीडीपी को रिकमेंड किया था कि जो भी जीडीपी है देश की उसका 6% जो है एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा। उसके अलावा इस कमीशन ने टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग पर बहुत फोकस किया और उसने सुझाव दिया कि जितने भी सेकेंडरी स्कूल्स हैं उन सेकेंडरी स्कूल का 25% स्कूल को जो है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए और जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसको जो है बढ़ाया जाए। उसके अलावा इस कमीशन ने साइंस को इस स्कूल लेवल पर एक कंपल्सरी सब्जेक्ट बना दिया गया कि देश के हर नागरिकों को जो है साइंस एज ए कॉमन सब्जेक्ट पढ़ाया जाए स्कूल लेवल तक, और उसके बाद उसमें जो है चेंजेस किए जाए। तो इस कमिटी ने साइंस और मैथ को स्कूली एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया ताकि हर नागरिक साइंस और मैथ को जो है पढ़ सके, क्योंकि साइंस और मैथ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि स्टूडेंट्स की जो रीजनिंग कैपेबिलिटी है उसको जो है इम्प्रूव करते हैं। उसके अलावा सोशल जस्टिस को इनहांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए इस कमीशन ने सुझाव दिया कि एजुकेशन अपॉर्चुनिटी देश के हर नागरिकों को होनी चाहिए, चाहे वो गर्ल्स हों, चाहे मेंटली फिजिकली हैंडीकैप्ड चाइल्ड हों या सोशली बैकवर्ड क्लास ओबीसी एससी एसटी के हों या ट्राइबल के हों, सबके लिए एक इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए क्योंकि शिक्षा का अधिकार सबको है। उसके अलावा इस कमिटी ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर फोकस किया कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएटेड कोर्स ट्रेनिंग और रिसर्च फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाए ताकि स्टूडेंट्स रिसर्च की तरफ जो है ओरिएंटेड हों। इस एजुकेशन ने डिस्टेंस एजुकेशन पर भी फोकस किया कि जो स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा सकते उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए ताकि स्टूडेंट्स पार्ट टाइम एजुकेशन या करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन को ग्रहण कर सकें। तो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से इस कमीशन ने सुझाव दिया कि देश की जो एजुकेशन की कंडीशन है, लिटरेसी रेट है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके अलावा इस कमीशन ने लिटरेसी को स्प्रेड करने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए
कि स्टूडेंट्स को जो है लिटरेसी कंपेनिंग का हिस्सा बनाया जाए और गांव-गांव में प्रभात फेरियों के थ्रू लोगों को जागरूक किया जाए कि एजुकेशन से जुड़ें, क्योंकि बिना एजुकेशन के उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव नहीं हो सकती है। इसके अलावा इसमें फार्मर्स ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गई। इस कमीशन ने गेम्स और स्पोर्ट्स पर भी फोकस किया ताकि जो है फिजिकल फिटनेस या हेल्थ है कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके स्टूडेंट्स की। इस कमीशन ने माइनॉरिटी एजुकेशन पर फोकस किया, जो माइनॉरिटी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। उसके अलावा इस कमीशन ने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एजुकेशन पर बहुत फोकस किया, क्योंकि देश कृषि प्रधान देश था, तो जब तक कृषि के बारे में लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा, लोगों को ट्रेन नहीं किया जाएगा, तब तक जो है कृषि के क्षेत्र में सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए इस कमीशन ने एग्रीकल्चर एजुकेशन पर बहुत फोकस किया। उसके अलावा इसका एक मेन और रिकमेंडेशन था, वो था वर्क एक्सपीरियंस। तो ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कमीशन था जिसने वर्क एक्सपीरियंस पर बहुत ज्यादा फोकस किया। तो कोठारी कमीशन ने वर्क एक्सपीरियंस पर बहुत फोकस किया। जब तक जो है ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं प्रोवाइड की जाएगी, एक्सपीरियंस किसी फील्ड में नहीं दिलाया जाएगा, स्किल नहीं जनरेट किया जाएगा, तब तक जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज एनहांस नहीं की जा सकती हैं। तो ऐसे बहुत सारे सुझाव थे जो कि इस कमेटी ने दिए थे, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा यूजफुल हुई। और उसके बाद जितने भी जो है एजुकेशन पॉलिसीज बनी देश में, उन सारे एजुकेशन पॉलिसी पर इस कमीशन के सुझाव का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। देश में फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी 1968 में, इंदिरा गांधी जी के टाइम में। और वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसी कोठारी कमीशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थी। कोठारी कमीशन के बहुत सारे रिकमेंडेशंस उसमें जो है इम्प्लीमेंट किए गए, लेकिन देश की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक ना होने की वजह से बहुत सारे रिकमेंडेशंस जो है स्लोली लागू किए गए, जिनको कि लागू होने में बहुत समय लग गया। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस थे इस कमेटी के, जिन पे हमें फोकस करना चाहिए, जिनको हमें ध्यान से समझना चाहिए। धन्यवाद।